नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और इसके साथ गंगा जमुनी तहजीब को समझने व इसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीयता के माहौल लाने के लिए जो प्रयास है वो प्रेरणा कैसे मिली, इसका भी एक पृष्ठभूमि है, इसका भी एक कारण, इसकी एक वजह है। अपने यानी शैक्षणिक दिनों में हमने सबसे पहले साम्यवाद के नाम पर फिलॉसफी में साम्यवाद कम्युनिज्म पर जो है वो कार्ल मार्क्स की किताबें दी मैनिफेस्टो और डास कैपिटल ये मैंने पढ़ा और उसके सिद्धांत से मैं प्रभावित हुआ, जो ये कहता है कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है वो मनुष्य के प्रयासों का ही फल है और वो साम्यवाद कहता है इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। मैं उसकी काफी बातों से सहमत हूं। जहां तक ईश्वर का प्रश्न है, उसने मनुष्य को वो जीवन दिया, उसको 2 हाथ 2 पैर दिए, दिमाग दिया और बाकी कहा कि जिस तरह से परिश्रम करोगे उस तरह का आपको फल मिलेगा और कर्म करो और कर्म में भी सत्कर्म। यही बात जो है वो गीता में भी दोहराई गई है और यही बात जो है विभिन्न मौकों पर हमारे देश के संत महात्माओं और भी भारत के बाहर भी जो भी कुछ संत महात्मा रहे हैं उन्होंने ये बात कही है, कर्म वो भी सत्कर्म। और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने बात दोहराया है कि जो कुछ भी है वो मनुष्य के परिश्रम का फल है। और बात सही है कि कोई भी आप सिद्धांत अपनाइए और कोई भी पंथ की बात करिए, मानवता को हमेशा सर्वोच्च रखना ही पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी ये पंथ के ठेकेदार हैं, एकाध अपवाद को छोड़ करके उनमें सबसे जो अधिक बुराई है, एक तो सामंतशाही दृष्टिकोण के होते हैं। जो है सामंतशाही उनका आचार विचार और उनका दृष्टिकोण होता है। वो सामान्य लोगों से अपने को ऊंचा समझते हैं और सामंतशाही दृष्टिकोण ये होता है कि
एक तो सामान्य लोगों से वो अलग होते हैं, उनसे उनसे अपने को ऊंचा समझते हैं, और देश का कानून नियम और नियमावली उनके लिए नहीं होता है। वो नियम और नियमावली देश के कानून से अपने को ऊपर समझते हैं, और बाकी आवाम को यानी मंद बुद्धि का समझने लगते हैं। सबसे अधिक अपने को बुद्धिमान समझते हैं, और सिस्टम पर, प्रणाली पर वो कब्जा जमाने में उनका विश्वास रहता है। तो ऐसे दृष्टिकोण वाले जो है, लगभग कुछ ही अपवादों को छोड़कर हर एक पंथ के जो ठेकेदार हैं वो सामंतशाही दृष्टिकोण के होते हैं। साम्राज्यवादी लोग भी इसी दृष्टिकोण के आसपास होते हैं। तो वहां पर मानवता का सम्मान बिल्कुल नहीं होता है, मानवता का अपमान होता है, मानवीय मूल्यों का के प्रति सम्मान के बजाय उनका हनन होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस बात को स्थापित किया है कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद मार्क्सवादी नहीं थे, साम्यवादी नहीं थे, लेकिन स्वतः उन्होंने बताया कि कोई भी पंथ हो, और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि इस मानवता की सेवा करना ही उनका धर्म है, उनका पंथ है। और इसी बात को हमारे बाबा साहब ने भी कहा। हमारे जो 5-6 साल के पहले जितने भी संत महात्मा हैं, कबीरदास, नानक और रामकृष्ण परमहंस और ये रविदास, सूफी संत, इन सबों ने जो है यानी पंथ को मानवता उन्मुख बनाया। तो उन बातों से प्रेरित होकर के ये भाई कि कोई भी विचारधारा हो, कोई पांथिक विचारधारा हो, वो मानवता की कसौटी पर उसको कसे जाने की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने बताई। और हमारे बाबा साहब ने तो यही कहा कि भाई उन्होंने कहा मैं विश्व के सभी पंथों की इज्जत करता हूं, विश्व के सभी पंथों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो पंथ बिल्कुल मंजूर नहीं है जो कि पंथ को लक्ष्य में साधने के लिए मानवता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा हमको तो वही पंथ मंजूर है जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधने के लिए पंथ को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस रूप में जो बाबा साहब भी बहुत स्पष्ट थे। तो हमने जो है कार्ल मार्क्स की बातों को पढ़ा और काफी अंश तक जो है मैं इस बात उसके सिद्धांतों से सहमत हूँ। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जो भारत के जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, वाम दल हैं, ये उनके सिद्धांतों का रत्ती भर पालन नहीं करते हैं। ये हमेशा नरसंहार में, गुंडागर्दी में और माफियागिरी में विश्वास करते हैं। और सबसे जो सबसे भयंकर बात है इनके साथ, इस मुल्क चीन के पक्ष में इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। तो ये जरा भी कार्ल मार्क्स के अनुयायी नहीं है, ये भारत के वाम दल। और उससे सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी स्थापना अंग्रेजों ने करवाई थी 1920 में, सिर्फ देश में एकता को तोड़ने के लिए। इसके बाद हमने ये जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और भगत सिंह की भी जीवनी, चंद्रशेखर आजाद की भी जीवनी, अशफाकुल्लाह जी की भी जीवनी, खुदीराम बोस की जीवनी, ये जो जितने अमर शहीद हैं इनकी जीवनी मैं पढ़ा। लाइफ हिस्ट्री, तो इससे हमको उनकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ हिस्ट्री में जो वर्णित उनकी कुर्बानी और शहादत से काफ़ी प्रेरणा मिली।
और एक चिंतन हमारे दिमाग में आया कि आखिर हमारे देश का संविधान भी बना हुआ, तमाम कानून बना हुआ, काफ़ी संस्थाएं भी हैं, न्यायपालिका है, सब कुछ है, लेकिन हमारे देश पर जो है जो चुनिंदा लोगों का ही कब्जा है और ये सारी संस्थाओं को भी तबाह कर रहे हैं, देश के संसाधनों को लूट भी रहे हैं और फिर उन्हीं को वोट भी मिल रहा है। कुल मिलाकर के लगता है कि कोई भारत विरोधी विदेशी ताकत इस पर अपना कब्जा वो जमाए हुए और हमारे भारतीय भाई बहनों के, खास करके जो मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, उनके दुखों का कोई अंत दिखता नहीं है। तो हमने अपने ढंग से इस पर काफी चिंतन किया, गहन चिंतन किया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, महापुरुषों से तुलना करना महापाप होता है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेना, उनसे नसीहत लेना आवश्यक होता है। तो जिस प्रकार हमारे महात्मा बुद्ध, जिनका जिनका शुरुआती में नाम था सिद्धार्थ नाम था और वो राजशाही वैभव में उन्होंने, यानी शायद राजशाही वैभव में उन्होंने जन्म लिया था। उनका विवाह भी हो गया था, सुंदर सी उनकी पत्नी भी थी और सुंदर सा उनका एक पुत्र भी था, राहुल करके। ये इतने सारे सांसारिक बंधन, उनके अंदर चलने वाली जो एक व्यथा का जो तूफान, उसको रोक नहीं पाए और फिर वो सारे ये सांसारिक चीज़ों को त्याग करके, घर को त्याग करके, अपनी पत्नी को त्याग करके, अपने पुत्र को त्याग करके, राजशाही वैभव को भी त्याग करके वो निकल पड़े इसी चिंतन में कि जो दुनिया के लोग, संसार के लोग जो दुखी हैं, उन दुखों का कारण क्या है। बहुत चिंतन किया, बहुत घूमे, बहुत विचरण किया, बहुत भ्रमण किया, कहीं उनको चैन नहीं मिला और फिर घूमते घूमते, भ्रमण करते करते बिहार में गया है और गया में एक वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ करके वो चिंतन मनन करने लगे। फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया के दुखों का जो कारण है वो है इच्छा, डिजायर। बात में सही है, बात सही है। यदि आप अपनी इच्छा को मार दीजिए तो काफी दुखों का अंत हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यदि इच्छा ही मर जाएगी तो कार्य करने की जो लालसा है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन गीता में तो ये बोला गया ना कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु संगोस्तु अकर्मणि। मतलब कि आपका, प्रभु कृष्ण ने कहा कि आपका कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं, और फल में आपका अधिकार नहीं है, ये सोच करके कर्म से आपकी संगति भी नहीं टूटनी चाहिए, यानी आपका कर्म से विरक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो यही तो वो कह रहे हैं। तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुनिया के दुखों का कारण क्या है, इच्छा, डिजायर है। मैं उन्हीं महापुरुष से प्रेरणा लेकर के चिंतन करने लगा कि हमारे भारत के लोगों के दुखों का कारण क्या है। तो हमको ये लगा, जो लगा वो गलत नहीं है। भारत में लोगों के दुखों का कारण है बिखराव। वो बिखराव की जड़ें बहुत गहरी हैं और कई रूपों में है, और वो बिखराव का सबसे बड़ा कारण अपने देश में है जातिवाद।
जाति वर्ण व्यवस्था, वही यानी हिंदू सनातन के जो ठेकेदार हैं उन्होंने वर्ण व्यवस्था किया। कुछ अपने को बहुत सामंतशाही समझने लगे, संभ्रांतवादी समझने लगे, और एक तबके को वो शुद्ध समझ करके सबसे तिरस्कृत जीवन दिया उनको, और उनके साथ व्यवहार किया, उनको बहुत घाव दिए, चोटें दी, अन्याय किया, शोषण किया, तमाम बातें हैं। हालांकि वो संभ्रांतवादी तत्व, वो सामंतशाही तत्व जो है आज भी इस गलती को स्वीकारते नहीं है। अब जो सुधांशु त्रिवेदी ऐसे ही सामंतशाही यानी हिंदू सनातन के सामंतशाही वो ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करता है। वो किस तरह के तर्क गढ़ता है, हालांकि उसके विषय में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम हैं, और सुधांशु त्रिवेदी अकेला नहीं है। ये जो पश्चिम के देश हैं, जो किस तरह से तर्क देते हैं, उनका मीडिया किस तरह से तर्क देता है, यानी सत्यता के आगे। तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि ये जितने भी सत्य को झुठलाने वाले तत्व होते हैं, वो एक मुहावरा को चरितार्थ करते हैं। अंग्रेजी में है पुटिंग द ऑस्ट्रिच बिफोर द ट्रुथ। सत्य के आगे ऑस्ट्रिच बने बहुत ऊंचे जो वो होता है, शुतुरमुर्ग को प्रस्तुत कर देना, ये उनका धंधा होता है। आप देखते होंगे कि ये सब बोलते बात में ब्रह्मांड के साथ विस्तार को वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हर एक 2-3 वाक्य में वो ब्रह्मांड बोल देंगे, वसुधैव कुटुंबकम बोल देंगे, लेकिन इन बातों से उनके चरित्र में कुछ भी उनको लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जबान चलती है उनकी। तो इस तरह का वो जो है वो कुतर्क वाले होते हैं। मैं ये जो हिंदू सनातन आस्था के ठेकेदारों के विषय में जो बता रहा हूं, इसका कतई मतलब नहीं कि दूसरे पंथ में ऐसा नहीं है। इस्लाम पंथ में जो ठेकेदार मौलवी मुल्ला जो है, वो किस तरह की कहानियां गढ़ते हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। वो तो और माशाअल्लाह जो इसके भी हायर डिग्री वाले हैं। तो बात कही जा रही थी कि ये जातिवाद यानी वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था फिर उसी का रूप धारण कर लिया ये जातिवाद, और जातिवाद से बिखराव, समाज में बहुत बड़ा बिखराव। और विदेशी शक्तियां जितनी भी सफल हुई हैं भारत के खिलाफ, उन्होंने इस बिखराव का भरपूर इसका मैंने उपयोग किया है, दोहन किया, शोषण किया है बिखराव का। कोई भी शक्ति नहीं, और अंग्रेजों ने तो भरपूर किया इस बिखराव का। और उन्होंने पाया कि जातिवादी बिखराव तो है ही, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन में जो कुछ एकता है, उसको भी यदि तोड़ के रखा जाए तो शासन करने में, और वो माने अपना शासन का कब्जा जमाने में बहुत आसानी होगी, ये उनकी भी मान्यता थी। तो भारतीय जनता दल ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे जो भारतीय भाई बहनों के दुखों का कारण जो है बिखराव है। और अब वो बिखराव जो है यानी कई वजहों से, एक तो जातिवाद है, दूसरा है सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद या समुदायवाद जो भी है, और फिर भाषावाद। भाषा के आधार पर वो गद्दार नेहरू ने प्रांत बनवाए। तो जितना भाषावाद मैंने जो है इस देश का अभिशाप है, तो भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद भी, और इस प्रकार क्षेत्रवाद, समूहवाद,
ये सब की सब जो है बिखराव के कारण है और बिखराव की जड़ें हैं। हम अपने लोगों से जब चर्चा करते थे तो क्या साहब ये बीमारी तो है, लेकिन इस बीमारी पर कोई हाथ नहीं लगाता है। ये बीमारी जो है, या इस पर पाखंड करने वाले तो मिल जाएंगे आपको ऊंचे ऊंचे मंचों से, जाति खत्म होनी चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए, जाति तोड़ो भारत जोड़ो के बहुत नाटक हुए। लेकिन ये जड़ से समाप्त हो, ये बहुत कम लोगों की मंशा दिखती है। और भारतीयता आधारित एकता स्थापित हो, यह भी बहुत कम लोगों में इसके प्रति संवेदनशीलता या जागृति है। जबकि भारत का संविधान भी बन गया, हमारे अमर शहीदों ने इसी भारतीयता का सम्मान करते हुए अपने देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानते हुए और उन्हीं के लिए आज़ादी लाने के लिए अपने प्राण तक दे दिए, तब भी जो है भारतीयता का एहसास के प्रति जो है उतनी जागृति और उतनी संवेदनशीलता जितनी की आवश्यकता है, उसका बहुत अभाव दिखा। तो जब अपने लोगों से मैंने इसकी चर्चा करता था, कहा साहब ये काम जो है बहुत ही कठिन है, और इसके बदले एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो बराबर भारतीयता की बात करती थी, देशभक्ति की बात करती थी, राष्ट्रवाद की बात करती थी, लेकिन उसके पीछे जो उसका छुपा हुआ एजेंडा था, एक पंथ विशेष का प्रभुत्व जो है जमाना, और पंथ विशेष के प्रति भी उसकी कोई हमदर्दी नहीं थी। पंथ विशेष में की बात बोल करके फिर वही सामंतशाही तत्व जो है उस सिस्टम पर हावी होने के लिए उन्होंने एक रास्ता चुना, एक मार्ग चुना, एक उपाय चुना। बाद में यानी ये मालूम हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के खिलाफ इस तरह से दुष्प्रचार था। मैं सत्य कह रहा हूं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ये एक दुष्प्रचार था कि ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मूल परस्ती, भारतीयता और राष्ट्रवाद, इन विषयों पर ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। ये तो हमेशा कुरान हो और जो है मस्जिद हो, इस्लाम हो, इन्हीं बातों पर वो संवेदनशील होते हैं, ये इसी की बात वो हमसे सुना करते हैं। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत का प्रयास रहा, खोज रहा, इस तरह के दुष्प्रचार के ठीक विपरीत। जैसा मैंने बताया कि जब मैं रिटायर होने के दो साल पहले हमारे दफ्तर में एक आया करते थे यूनियन के लीडर, वो खान साहब। तो मैंने कर्मचारियों के मुद्दों के साथ जब आते थे तो जो कुछ भी नियम अंतर्गत, कानून अंतर्गत समाधान बनता था, मैं उसको हल करने की कोशिश करता था। और उनको भी मालूम था कि जो भी नियम अंतर्गत जो भी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी है, उसके लिए ये साहब जो है वो जरा भी देरी नहीं करते हैं। लेकिन जो नियम में नहीं है, और यदि आप उनको बुली करके वो बुली करके या उनको माने काफ़ी इस तरह से दबाव डाल करके आप मनवाना चाहें, तो ये साहब मानेंगे नहीं। तो इस तरह की अवधारणा जो है मेरे विषय में थी जब मैं नौकरी में था, अधिकारी था। तो वो खान साहब बोला करते हैं कि साहब आप जिस तरह से किसी तथ्य को प्रस्तुत करते हैं और बात करते हैं, ये काफ़ी यानी देश प्रेम की बात दिखती है, देशभक्ति की बात दिखती है। और हमारे अब्बा जान जो कि मिलिट्री में थे, मिलिट्री से वो रिटायर हुए हैं कैप्टन की पोस्ट से, वो भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप जो है मेरे अब्बा जान से बात करिए। मैंने कहा क्या, हमको तो अपने विचारों को आगे बढ़ाना ही है। तो हमने वो लतीफ़ साहब का नंबर लिया
लतीफ़ साहब का जब नंबर लिया, जब उनसे बात किया, तो मिलिट्री में तो जो जो उन्होंने सेवा किया, जब वो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में उतरे और मिलिट्री में देशभक्ति के जज्बे से उन्होंने मुल्क की खिदमत की, जब वो व्यक्तिगत जीवन में उतरे तो जब उनसे बात हुई तो ये मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि सिंह साहब, हम आपके विचारों के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम यहाँ जिला सपा के अध्यक्ष हैं। देखिए, पहली बाधा वो सामने आ गई। उन्होंने कहा हम जिला सभा के अध्यक्ष हैं। हमने कहा लतीफ़ साहब, ऐसा है हमारे देश में और अमूमन हर एक जो हमारा देशवासी है या हमारा भारतीय भाई बहन है, कोई न कोई किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा ही होगा। तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि कोई समाजवादी से जुड़ा है, कोई अन्य पार्टी से जुड़ा है। हम तो बस इतना ही आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन बातों को सुनिए और अपने ढंग से, जो भी आपके ढंग है, तरीका, तौर तरीका है, उससे इसको परखिए, इसको एग्जामिन करिए। और यदि आपको लगता है कि हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये काम की चीज़ है, तभी आप इसको मानिए। क्योंकि यही बात जो है महात्मा बुद्ध भी कहा करते थे। वो उपदेश देने के बाद आखिर में ये जरूर कहते थे कि भाई, जितनी बात मैंने आपके सामने निवेदन किया, समझाया है, उपदेश दिया है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसको मान ही लीजिए। इसको आप अपने तरीके से इसको परखिए और आपको लगे कि नहीं भाई, ये हमारे काम की चीज़ है और हमारी भलाई के लिए है, हमारे समाज की भलाई के लिए है, हमारे परिवार की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए है, तभी आप मानिए उसको। लेकिन वो महात्मा बुद्ध एक बात और बोलते थे कि जब आप समझ लीजिए, जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि नहीं, जो बातें जो हमने बताई है या उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बताई हैं, वो हितकारी हैं, एक व्यक्ति के लिए भी और परिवार के लिए भी, समाज के लिए, देश के लिए भी। तो सिर्फ मान करके ही मत रह जाइए, यानी वहीं मत रुक जाइए, उसको जीवन में उतारिए और उतारने की कोशिश करिए। ये भी वो कहा करते थे। तो मैं उन्हीं के, वही जैसे मैंने कहा कि मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, उनसे प्रेरित होकर के उन्हीं के इसी सिद्धांत पर मैंने उनसे लतीफ़ जी से कहा कि जब आप परखिए, जो आपको लगे कि नहीं ये देश के काम लायक की चीज़ है और मुल्क के काम लायक की चीज़ है, हमारे देशवासियों के काम लायक की चीज़ है, तभी आप मानिए और तभी आप जो है मेरे साथ आइए। तो क्या हुआ कि मैं जब ऑफिस से छूटता था, कुछ अपना चाय पी करके फिर उनसे जो है बात करना शुरू करता था, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। इस तरह से करीब 25-30 दिन गुजर गए। तो 25-30 दिन के बाद तब वो लतीफ़ साहब बोले कि सिंह साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, दुरुस्त बोल रहे हैं। हम लोग सेना में इसी भावना से, इसी देशभक्ति की भावना से हम लोग मुल्क की खिदमत की है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो है आकर के यहाँ पर हम किसी पार्टी विशेष से हम जुड़ गए हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने कहा कि लतीफ़ साहब, सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। मतलब कि हमने, वो ये कहावत है ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारिए। हमने कहा लतीफ़ साहब, तारीफ से काम नहीं चलेगा, हमको मजमा दीजिए। और यही बात मैं उस मजमे को सुनाऊंगा। तो एक भरगन करके गांव है एटा जिले में, बोले कि भाई यहाँ पर 45,000 इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिसको मैं कह रहा हूँ लेकिन वो मुसलमान बोलते थे
यहाँ मुसलमानों का 45,000 आबादी वाला कई गांव हैं, और लोग हमको नाम से नहीं बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग हमको कैप्टन साहब बुला करते हैं। तो मैं 500 लोगों का मजमा आपके लिए खड़ा कर दूंगा। तो खैर मैं ये बात और भी एपिसोडों में बताया था। हम पहली बार गए, मथुरा से उसका रास्ता मुड़ता था, जहाँ से बताए थे कहीं और मैं भटक गया, देर से पहुँचा। 500 लोग तो इकट्ठा थे, और एक बात वो और भी नहीं बताए थे, मेरे विषय में भी नहीं बताए थे, किस विषय में हम बोलेंगे ये भी शायद वो बता नहीं पाए थे। तो 500 की भीड़ जो है वो छट करके कम हो करके 150 और 200 में आ गई थी। ये तो स्थिति एक और स्थिति वो थी। हमारे मन में एक तूफान चल रहा था, एक कसमकस चल रही थी। किस आधार पर? जो इस तरह से दुष्प्रचार था कि जिस मजमे को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं, वो इन विषयों पर, भारतीयता आधारित एकता पर, देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर, इस पर जरा भी संवेदनशील नहीं होता है। वो जो पांथिक जो बातें हैं, कुरान हो, शरीफ हो, कुरान शरीफ हो, सरिया हो, मस्जिद हो, इस्लाम हो, इन बातों पर वो संजीद होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो मेरे सामने बहुत विकट एक स्थिति थी कि भाई जब आप ये इन बातों को करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पहले ही इम्तिहान में आप फेल हो जाएंगे। तो फेल। लेकिन हालांकि मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक विशेषता है कि मैंने इसका भाई कि हमको जब फेल होना ही है तो मैं मंजिल पर ही फेल होऊंगा, वहीं पर डिक्लेयर्ड फेल। तो मैं गया, लेट हो गया, तो 500 की भीड़ जो है वो 150-200 में आ गई थी। और हमने कारण बताया कि क्यों मैं लेट हो गया, और फिर वही यानी भारतीय एकता, राष्ट्रभक्ति और उसी से जुड़ा राष्ट्रवाद जो भी है मैंने बताया। उसको उस मजमे ने जिसको कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल पूरी शांति से लोगों ने सुना। और हम अपने संबोधन में एक बात जरूर रखते हैं कि भाई, हम कहते हैं कि भाई जितनी बातें हमने बताई हैं, जिन बातों के लिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें कोई किसी को पूछना है, किसी को जांचना है, किसी को उसका स्पष्टीकरण चाहिए, किसी को उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप पूछिए, आपको दिया जाएगा। तो एक ने कहा कि साहब इसमें पूछना क्या है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत उम्दा चीज है, ये एक उद्गार है, हमारे मुल्क के लिए बहुत उम्दा चीज है, लेकिन यह काम जो है बिल्कुल नामुमकिन है। लोग जो बिखराव की जो बातें हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता में अपना इतनी जड़ें जमा चुके हैं, इतना पैर वो धंसा चुके हैं कि इन बातों का कोई असर नहीं होगा। और ये बिल्कुल माने आपका प्रयास जो है बिल्कुल असफल हो जाएगा, नाकामयाब रहेगा। तो एक बुजुर्ग थे, करीब 80 साल के आसपास रहे होंगे, दाढ़ी बड़ी थी खैर उनकी, बोले कि देखो बेटा, हम आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे, आपके हौसले को कम नहीं करेंगे। हम नहीं कहते कि ये नामुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन यह काम तो बहुत अच्छा है और देश के लिए उपयोगी है, भारतीय एकता, लेकिन यह इतना कठिन है और इतना कठिन है कि बिल्कुल नामुमकिन के बिल्कुल करीब ही है वो। ये बात उन्होंने, वो जो बुजुर्ग थे हमारे,
उन्होंने बताया जो दाढ़ी वाड़ी रखे हुए थे। हमने कहा दादाजी आपने जो बताया वो सत्य है, इन बातों से मैं अवगत हूं और अवगत हूं, लेकिन आप ही जैसे एक और महात्मा ने ये कहा है कि जो काम जो है आवाम की भलाई का हो, देश की भलाई का हो, वही काम करने लायक है, करने योग्य है, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि आसान काम सभी करते हैं। और मैंने ये कहा कि यदि ये कठिन है, जैसा कि इसकी वास्तविकता है कि कठिन है, भारतीयता के आधार पर एक करना जो है बहुत कठिन कार्य है, तो कठिन है तो इसको आसान करने वाले भी आप ही लोग हैं। आप लोग चाहेंगे तो ये आसान भी हो जाएगा, तो इस बात पर सब सहमत हो गए। लेकिन मैं फिर वही कह दे रहा हूं, साधन की कमी के कारण मैं कई बार जा नहीं पाया और मैं विभिन्न लोगों में गया हूं, मैं फिर दोबारा पहुंच नहीं पाया। लेकिन मैं सोचा कि कम से कम इस वीडियो के माध्यम से संदेश तो पहुंचे जन जन तक। तो वही जो सबसे कठिन काम है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हरकुलियन टास्क, मैं ये यानी भारतीयता आधारित एकता के लिए पूरे देश में मैं ये माहौल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी एक राजनीतिक संगठन बना करके जो कि पंजीकृत है भारत निर्वाचन आयोग के भारत निर्वाचन आयोग से ये पंजीकृत है। और जब मैं जनता के बीच में गया, अच्छा, तो लोग ये समझने लगे कि ये बीजेपी की कोई शाखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं दो बातें कि अब इसके लिए जो संसाधन की बात आई, तो एक ने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वो क्या कहते हैं जो मंत्रालय है, तेल और खनिज मंत्रालय, तो उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई रहा है, और वो खास करके हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, जिनको शेड्यूल कास्ट लोग कहते हैं, पिछले भारतीय भाई बहन के तबके से थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। लोग कहते थे कि इन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ है और यदि आप इनको राजी कर लेंगे तो काफी मदद कर देंगे, कई से करोड़ों में कर देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। ज्यों ही मैं उनके सामने ये रखा कि भाई भारतीयता और भारतीयता आधारित मैंने एकता, देशभक्ति, राष्ट्रवाद की बात कही, उन्होंने एट द स्पर ऑफ द मोमेंट और बाय स्पर्ट उन्होंने बोला कि अरे भाई बीजेपी और आरएसएस वालों का। उसी से हमको मालूम हुआ कि ये मैंने देशभक्ति और भारतीयता, राष्ट्रवाद पर इस बीजेपी और आरएसएस वालों ने वो एकाधिकार या कॉपीराइट ये मान लिया है, और बाकी दलों को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस राष्ट्रवाद पर, भारतीयता पर और देशभक्ति पर इस बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने जो है अपना एकाधिकार जमा लिया है। और जबकि मैं नौकरी में कर रहा था, मेरे 5-6 महीने जो है वो सेवानिवृत्त के या रिटायरमेंट करा गए थे। कुछ लोगों ने अफवाह तक उड़ा दिया कि हमको बीजेपी वालों ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के लिए जो है वो नामित कर दिया है। इस तरह की बात है। मतलब कि राष्ट्रभक्ति और भारतीयता आधारित एकता, राष्ट्रवाद, इस पर बीजेपी वालों ने अपनी मानोपली
या कॉपीराइट वो जमा लिया। और इसलिए जब भी हम मैंने बोला करते थे तो हमको लोग बीजेपी वाला ही समझते थे। हमने ये सोचा कि भाई इसमें सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन यदि हम भारतीय एकता की बात चलाएंगे तो कोई और दल साथ में आया ना आए, लेकिन बीजेपी के लोग तो साथ जरूर देंगे। वो भले मैंने राजनीतिक रूप से हमसे गठबंधन करें ना करें, लेकिन इन विचारों को सुनकर के बीजेपी वाले जरूर साथ में आएंगे। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आपको बताना जरूरी है कि जैसे जैसे परिस्थितियां आई, सत्यता के ऊपर से यार जो वो परतें खुलती गई, और आज यह स्पष्ट दिख रहा है कि इनका जो राष्ट्रवाद है, इनकी जो भारतीयता है, कितना कपटपूर्ण है, जिस पर कि ये अपना एकाधिकार, मोनोपोली और कॉपीराइट जमा के बैठे हैं। और उसकी असलियत बस इसी से अंदाज आप कर लीजिए कि हमारे देश के जो दुश्मन हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, जैसे सबसे बड़ी देश विरोधी ताकत ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और कम्युनिस्ट वाले, इनको समाप्त करने के बजाय यदि ये राष्ट्रवादी होते तो इनको समाप्त करते। क्यों? मुख्तार अंसारी को यदि अपराधी बीजेपी मानती है तो उसको सिर्फ जेल में ही नहीं बंद करती है, उसकी संपत्तियों को भी नष्ट करती है और बुलडोजर चलवाती है, और जो कि सही है। तो ये मुख्तार अंसारी पर जो की संपत्तियों पर यदि बुलडोजर चलता है, मुख्तार अंसारी के अपराध से हजारों गुना अपराध जो है इस जीएनपीसी का है, देश के खिलाफ गद्दारी का, कम्युनिस्टों का देश के खिलाफ गद्दारी का। तो अब ये बीजेपी वालों का नकली, झूठा और कपटपूर्ण राष्ट्रवाद तो देखिए, मुख्तार अंसारी पर चलाएंगे बुलडोजर, और इसे गद्दार राहुल गांधी के लिए सारी सुविधाएं देंगे। उसको बार बार मैंने जो कि 3 ही महीने रह पाता है ये बंदा राहुल गांधी इस देश में, बाकी 9-10 महीने जो है वो बाहर ही रहता है। पूरी सुविधाएं जो है ये मोदी महोदय उसको दे रहे हैं। और इनके राष्ट्रवाद का ये आलम है कि यानी देश पर डकैती डालने का, देश को लूटने का और देश के खिलाफ गद्दारी करने का अपराधी खुद वो जीएनपीसी है। उसी अपराध का आरोप वो जीएनपीसी लगाती है बीजेपी के ऊपर। अब बीजेपी उसको स्वीकारती है। बताइए, जिसने इस देश को लूटा हो और लूट करके करीब 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ आज की तारीख में, उससे ये आरोप झेलते हैं मोदी महोदय कि चौकीदार चोर है। और उसका जवाब ये कतई नहीं देते हैं कि भाई चोर डकैत तो तुम हो, तुमको कहां से अधिकार मिल गया वो दूसरे को चोर करने का। ये बीजेपी वाले कतई नहीं बोलते। मोदी महोदय ने क्या किया कि चौकीदार की संख्या बढ़ा दी। कई लोग बोलने लगे कि हम भी चौकीदार। तो उनके कहने का मतलब यह था कि कितने को आप चोर बोलने लगे। ये तो हालत है। तो इनके राष्ट्रवाद का मतलब यह हुआ कि राष्ट्र के जो दुश्मन हैं, राजनीतिक पार्टी ही नहीं, मीडिया के लोग और पत्रकारों का गिरोह और बौद्धिक वर्ग का गिरोह और इतिहासकारों का गिरोह,
मतलब कि जो जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया और जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया गिरोह, जीएनपीसी के चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, जिसमें ये रविश कुमार वगैरह आते हैं, रविश कुमार, अवसाद शर्मा इत्यादि, और दीपक शर्मा इत्यादि, और वो आशुतोष इत्यादि, और जीएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, और जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह। हालांकि इसका नाम लुटियन गिरोह के नाम से लिया जाता है। मोदी महोदय इसको खान मार्केट गिरोह भी कहते हैं। इनका इलाज करने के बजाय जो इलाज बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ करते हैं, भारतीय जनता दल बराबर इनसे पूछता है कि ये जो देश के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के अपराध से हजारों गुना ज्यादा जघन्य अपराध है, तो इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आप इनको बचाते क्यों हैं? इनकी रक्षा क्यों करते हैं? क्या आपका यही राष्ट्रवाद है? और एक दुष्टता और बीजेपी की है। दुष्टता यह है कि इन देश विरोधी ताकतों को या समाज विरोधी या भ्रष्टाचारी ताकतों को निरंतर इनकी खोजबीन और खोजबीन करने के बजाय जब चुनाव आता है तब ये ईडी और सीबीआई को सक्रिय बनाते हैं। अब बेनामी संपत्ति के नाम पर जो है वो लालू प्रसाद और लालू प्रसाद का जो बेटा है तेजस्वी पर जो है छापे पड़ रहे हैं। अरे पहले आप करिए ना, तब तो इसी उहापोह का शिकार बन जाएगा कि साहब चुनाव आया है इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। जानबूझ करके उनको एक ढाल बनाने का इन भ्रष्टाचारियों जैसे कि ये लालू प्रसाद यादव हुए, तेजस्वी यादव को एक ढाल का मौका देते हैं ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले। और मोदी महोदय ने तो हद कर दिया। मोदी महोदय ने जो प्रधानमंत्री की जो प्रतिष्ठा थी, जो उसका इकबाल था, और देखिए औरों के विषय में चाहे और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, या इसके पहले जो है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी रहे, तो लोग प्रधानमंत्री बोला करते थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसको बोलते हैं मोदी 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 मोदी। ये कहलवाते हैं भाई। ये एक कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए मोदी मोदी मोदी। यानी प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को इस मोदी महोदय ने तार किया हुआ है। शर्म नहीं आती इसको। घृणा का ये घृणा का पात्र बन गया। और तो और मैंने जितनी भी समाज विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनको बेनकाब नहीं करना है, उनको ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद का ये तकाजा कहता है। लेकिन मोदी महोदय कहते हैं कि वो जितना ही गाली देंगे हमको उतना ही हमको वोट मिलेगा। ये मानसिकता इनकी है। बताइए, देश विरोधी ताकतों, समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों को जिनको ठिकाना लगाना चाहिए हमारे देश के हित में, उनसे गाली सुनने के लिए ये आतुर रहते हैं मोदी महोदय। उनसे अपशब्द गाली सुनने के लिए आतुर रहते हैं। और तर्क क्या रहता है कि जितना ही हमको गाली पड़ेगी उतना ही हमको वोट मिलेगा। तो हमारे भारतीय भाई बहन जरा समझें कि ये बीजेपी वाले न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो ये भारतीयता के पक्षधर हैं, न तो ये देशभक्ति के पक्षधर हैं। ये सत्ता के घटिया किस्म के सौदागर हैं। ये समझ लीजिए।
और जो देश के लिए बहुत अभिशाप है। मोदी महोदय ऊंचे मन से कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उनके इस बैनर तले देश में नफरत की मुहिम चलाई जा रही है और वो मुहिम के लिए कुछ भेड़िए बीजेपी वालों ने छोड़ दिया है। जैसे सबसे बड़ा भेड़िया कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो बराबर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पर आक्रमण वो करता रहता है, वो भी पंथ के आधार पर। और उसी का जोड़ीदार ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है। और कुछ भेड़िए जो है बीजेपी ने छोड़ा नहीं है, वो दूसरे जो है समाज विरोधी यानी तंजीमों के वो एजेंट हैं, लेकिन उन सभी को ये पाल रहे हैं। उनमें नाम है तौकीर रजा का, शफीकुर रहमान वर्क का। असदुद्दीन ओवैसी को सीधे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह भी एजेंट लगता है। और चंद्रशेखर रावण और बामन मिश्रम को आप जरा देखिए, ये बराबर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहता है ये बामन मिश्रम। और उसी प्रकार की नफरत जो है ये प्रकाश अंबेडकर और राजरत्न अंबेडकर जैसे लोग कर रहे हैं। ये नफरत का तांडव चलवा करके या सारे नफरत फैलाने वाले भेड़ियों को पाल करके मोदी महोदय कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। अब सवाल यह है, ये नफरती माहौल पैदा करके मोदी महोदय देश को बताए हैं कि किस साथ की बात करते हैं, किस विश्वास की बात करते हैं। आपने कभी ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भाषण सुना है? जिस देश को, जिस भारत को जरूरत है भारतीय एकता की, भारतीय भाईचारा की, गंगा जमुनी तहजीब की, उसका मजाक ये उड़ाता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये बोल करके कि ये भाईचारा क्या होता है। कहता है कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान बन गए और हम चारों बन गए। इस तरह से वो उसका उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है। गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है? भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि हमारी सोच, हमारी समझ जो हमेशा साझा है, कंपोजिट है। लेकिन ये बराबर एक पंथ को ला करके, मैंने पंथ विशेष को ला करके दूसरे पंथ, इस्लाम पंथ को हमेशा नीचा दिखा करके नफरत फैलाना। तो इस तरह के सारे नफरत फैलाने वाले या नफरती तत्वों को, भेड़ियों को पाल करके ये मोदी महोदय किस विश्वास की और किस साथ की बात करते हैं, इसका जवाब मोदी महोदय को देना पड़ेगा देश के सामने। और इसी नफरत के माहौल में ये भारत विरोधी ताकतों को माने उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है कि इसी नफरत को और हवा दें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जेएनयू ऐसे शिक्षण संस्थान से वहां पोस्टर लगाए जाते हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ भारत से, इसके बाद फिर आ जाएगा क्षत्रियों को भगाओ भारत से, फिर वैश्य को भगाओ भारत से। यह आएगा उसी जेएनयू से। कौन? ये कम्युनिस्ट वाले करवा रहे हैं और ये मोदी जी उनको पाल रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। और बल्कि अब इस संबंध में मैं थोड़ा सा इस विषय से हट करके एक जरूरी बात जो कहनी है कि जनता की तकलीफों के विषय में ये सरकार कितनी संवेदनहीन है,
उसका एक नमूना प्रस्तुत करना जरूरी है। हालांकि जो माफिया है रघुराज प्रताप, मैं तो इसके पक्ष में हमेशा हूँ कि जिस तरह से अतीक अहमद उसका और मुख्तार अंसारी का हस्र किया गया, इसका भी हस्र किया जाना चाहिए। लेकिन चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे ये रघुराज प्रताप हो, यदि वो अपने मुंह से कुछ देश हित की बात करते हैं, उसका भी उतना ही स्वागत किया जाना चाहिए। तो उसका मैं भाषण सुन रहा था, उसका रघुराज प्रताप जो कि एमएलए बन गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो कुछ जनता से संबंधित बातें वो कह रहा था। वो कह रहा था कि भाई हम सड़क, बिजली, पानी की बात करेंगे। सड़क के विषय में उन्होंने ये कहा कि हाईवे, एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, ठीक है, समय कम लग रहा है, फ्यूल कम लग रहा है, ये थोड़ा जनता के लिए राहत की बात है। लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उनमें इतनी गड्ढे हैं, और खास करके जो सड़कें बनाई गई हैं, वो जो ट्रकें जो आती हैं, तो वो 6 पहिए के लिए बनी हुई हैं, और इसमें ट्रकें जो है 30-30 चक्के वाली भाई ट्रकें जा रही हैं। वो रही सही जो दशा को, वो सड़कों की रही सही दशा को दुर्दशा में बदल दे रही हैं। सारे हमारे जो भारतीय भाई बहन वो एक्सप्रेसवे पर नहीं चलते हैं, वो गांव की सड़कों पर, गांव की सड़कें उनके लिए हैं। तो उनका ये हाल है, और गड्ढे और उनकी दुर्दशा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक्सप्रेसवे, हाईवे से ज़्यादा जरूरी है गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। हालांकि गड्ढा मुक्त करने का एक अभियान चलाए थे वो योगी महोदय, लगता है उसको भूल गए। बात सही है, गांव की सड़कों का महत्व एक्सप्रेसवे, हाईवे से अधिक है। इसी बात को रघुराज प्रताप ने बात उठाई, और जो जरूरी है, भारतीय जनता के अंदर पूर्णतः इसके पक्ष में है कि गांव की सड़कों को एक्सप्रेसवे और हाईवे से अधिक महत्व देकर के उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो ये तो बात रही सड़क की। बिजली के विषय में वो रघुराज प्रताप कह रहे थे कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में 18 घंटे बिजली आती है, लेकिन विजिलेंस का प्रकोप बढ़ गया है। विजिलेंस के नाम पर विजिलेंस की टीम आती है और तमाम धौंस दिखाती है, फिर आड़े में ले जा करके सौदेबाजी करती है। इसका प्रकोप बहुत बढ़ गया। उन्होंने साफ कहा कि भाई कि इसी सदन में वो बिजली मंत्री महोदय हैं, जरा ध्यान दे। और भारतीय जनता दल का कुछ और कहना है कि बिजली मंत्री को मालूम है कि इस तरह का बिजली विभाग द्वारा जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, और उसी को ये बीजेपी के जो अंधभक्त है कहते हैं कि रामराज है, जिसमें एक जो संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार, वो भी महंगा वाला भ्रष्टाचार चलता हो, उसको बीजेपी के अंधभक्त बोलते हैं कि ये रामराज है योगी जी का। तो ये तो रहा बिजली के विषय में। तो सड़क, बिजली और पानी। तो पानी के विषय में उन्होंने कहा कि जो गांव में जो इंडिया मार्ग का 1 या 2 के हैंडपंप जो लगे हैं, तो काफ़ी जो है वो माने बिगड़ पड़े हैं, और जल स्तर भी नीचे चला गया है। तो वो काफ़ी जो है वो बेकार हो गए हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। बस ये तर्क दे करके कि सरकार ने घर घर जो है वो टोटी वाला जो पीने का पानी मुहैया कराने का एक कार्यक्रम जो है वो छेड़ रखा है। रघुराज प्रताप ने उसी उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में कहा कि अब वो तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे उसको वास्तविकता के धरातल पर उतरने में। यानी घर घर जो है वो टैप द्वारा या नल द्वारा या टोटी द्वारा जो है पीने का पानी मुहैया होने में।
तो उनका ये कहना था, उनका कहना बिल्कुल जायज था कि जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है तब तक सारे हैंडपाइप वो भी इंडिया मार्का 1, इंडिया मार्का 2 की मरम्मत किया जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे यानी जो हमारे भारत जो गांव गिराज के जो भारतीय भाई बहन हैं, और खास करके गर्मी के दिनों में वो जीवन दान है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल उनकी इस वेदना का और उद्बोधन का समर्थन करता है। वो भले जो है माफिया हों, माफिया के रूप में योगी जी उनका इलाज करना ये भी आवश्यक है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और इस तरह की तमाम जो बातें जो हैं आवाम से जो संबंधित हैं और आवाम को जो दुख दे रही है, जिनका समाधान संभव है ये सरकारें कर सकती हैं। और खास करके किसके राज्य में जिसके विषय में इस बीजेपी के अंधभक्त बोलते हैं कि ये रामराज्य है, तो उसकी वास्तविकता की पोल खोल कर रख दिया रघुराज प्रताप ने। तो देश में जो है तो मैं ये कह रहा था कि यानी शुरू में हमको उम्मीद थी कि ये बीजेपी जो है भारतीयता के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर ये साथ देगी भारतीय जनता के दल का, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता के दल की सबसे बड़ी शत्रु बनी हुई है। भारतीय जनता के दल कहती है कि भारतीय एकता, भारतीयता आधारित एकता, लेकिन वो राष्ट्रवाद के नाम पर कहते हैं कि इस देश में भारतीय एकता नहीं चाहिए, हिंदू एकता चाहिए, वो भी सिर्फ चुनाव और सत्ता के लिए। तो ये कितने बड़े धोखेबाज हैं और कितने बड़े खतरनाक है इस देश के लिए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको ठीक से समझे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।